कहानी की शुरुआत होती है 200 साल पहले एक समंदर के राजा सीजर को दिखाने से, जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। एक दिन उसने अपने जासूस मेंढक को बुलाया और एक मछली के बारे में पूछा। राजा उस मछली को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर उसे बहुत अफसोस हुआ जब उसे पता चला कि वो मछली उसके कब्जे से निकल चुकी है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो समंदर के किनारे रहता था। उसका नाम एमिलिया है। एमिलिया का सपना था कि वो एक दिन समंदर की गहराइयों तक जाए और उसकी खुशियों को खोजे। वो अपने अंधे डैड के साथ रहता था जो कि एक लोहार का काम करते थे। एक दिन एमिलिया चुपके से बर्फ में स्केटिंग करने इन्हीं बर्फ पर चलने के लिए निकल रहा था, लेकिन उसके डैड को पता चल गया कि वो कहीं बाहर जा रहा है, क्योंकि उन्हें उसकी चलने की आवाज सुनाई दे गई थी। उन्होंने एमिलिया को बुलाकर पूछा कि क्या बेटा तुम मेरी मदद करने के लायक हो गई हो? तब एमिलिया ने कहा कि मैं अभी बच्चा हूँ। उसने छोटा होने का नाटक किया और ऐसे वो अपनी डैड से बच जाता है। एमिलिया फिर लड़खड़ाते हुए नदी किनारे पहुँच जाता है और मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर कोई मछली हाथ नहीं आती। तभी अचानक पानी में तूफान आ गया और एक जोरदार लहर उसके ऊपर गिर जाती है। तब एमिलिया ने देखा कि उसकी बाल्टी में एक बहुत बड़ी मछली अपने आप ही आ गई है। वो खुशी खुशी घर लौट गया और मछली पकाने की तैयारी करने लगा, मगर अचानक वो मछली बोलने लगती है। उसने एमिलिया से कहा कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशात को पूरा कर दूंगी। ये सुनकर एमिलिया बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने ऐसी मछली आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन एमिलिया ने बगैर सोचे समझे ही कह दिया कि वो शहर देखना चाहता है, लेकिन चूल्हे से हटना नहीं चाहता क्योंकि सर्दी बहुत लग रही है। तब अचानक मछली ने अपने जादू से एमिलिया को चूल्हे के साथ ही घर से निकाल दिया और सीधा शहर ले गई। शहर की रोशनियों और रंग बिरंगी चीजों से एमिलिया काफी खुश और मुतासिर होता है। वो बेचारा डर की वजह से चूल्हे से चिपका रहा था और लोग उसे देखकर बहुत घबरा रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब एमिलिया को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी कि मैं चाहता हूँ कि फौरन गर्मी शुरू हो जाए। उसी तरह बर्फ पिघल गई और चारों तरफ धूप फैलने के साथ साथ हरियाली आ गई, मगर एमिलिया काफी मायूस हो जाता है क्योंकि उसने 2 ख्वाहिशात यूं ही जाया कर दी। तभी उसका सामना कुछ डाकुओं से हो जाता है। उनको एमिलिया के पास से कोई कीमती चीज नहीं मिली, इसलिए वो उसकी बाल्टी उठाकर ले जाने लगते हैं, मगर वो किसी सूरत में उस मछली को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो बाल्टी छीनकर भाग गया और मछली को दरिया में फेंक देता है। मगर कुछ ही देर बाद डाकुओं ने उसे फिर से कैद करके एक पेड़ से लटका दिया। कुछ देर बाद वो दरिया किनारे से एक लड़की को आते हुए देखता है। उस लड़की ने एमिलिया को आजाद किया, तो वो दरिया के पास भागकर मछली को ढूंढने चला जाता है, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होता। उसे मछली नहीं मिलती, तो अब वो अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता था। फिर उस लड़की ने एमिलिया को अपना नाम बताया कि मेरा नाम मैजिक पाइक है। उसकी आवाज सुनकर एमिलिया पहचान लेता है कि यही वो मछली है। अब एमिलिया ने उसका स्कार्फ चुरा लिया ताकि वो भाग न सके और अपनी तीसरी ख्वाहिशात मांगने को तैयार हो जाता है। एमिलिया की तीसरी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। उसने कहा कि वो रशिया के राजा की बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहता है, जबकि उधर राजकुमारी इंग्लैंड के प्रिंस के साथ थी जो उसे कीमती तोहफे देकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजकुमारी को एक ऐसा बाजा दिखाया जो कि अपने आप ही बजता था, लेकिन असल में बाजे के अंदर एक बोना आदमी उसे बजा रहा था, पर सबको लगता था कि जैसे ये खुद बजता है। जल्दी ही एमिलिया और पाइक भी राजा के महल में पहुंच गए और उनकी बातें सुनने लगते हैं। राजा उस प्रिंस को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने प्रिंस को नीचा दिखाने के लिए कहा कि ये बाजा कुछ नहीं है, मैंने तो एक ऐसी बिल्ली देखी है जो गाना गाती है, और लोग उसका गाना सुनकर खुद ब खुद डांस करने लगते हैं। तब प्रिंस कहता है सच? फिर तो मैं भी वो बिल्ली देखना चाहूंगा। ये सुनकर एमिलिया की आंखें चमक उठी, क्योंकि अब उसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का एक मौका मिल गया था। एमिलिया खुद कर वहाँ आता है। उसने कहा कि वो इस जादुई बिल्ली को पकड़कर ला सकता है, मगर बदले में राजकुमारी से मेरी शादी होनी चाहिए। ये सुनकर राजकुमारी काफी हैरान हो जाती है, मगर राजा एमिलिया की बहादुरी से इतना मुतासिर हुए कि वो उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। अब एमिलिया उस बिल्ली को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन पाइक ने उसे समझाया कि इस बिल्ली को पकड़ना आसान नहीं होता। जब कोई इंसान इस बिल्ली के सामने आता है तो बिल्ली उसे गाना चुनने को कहती है। अगर बिल्ली दुख भरा गाना गाए तो इंसान रो रो कर ही मर जाता है, और अगर खुशी का गाना गाए तो इंसान इतना नाचता है कि तब तक नाचता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मगर एमिलिया फिर भी पीछे नहीं हटता और जल्दी पाइक के साथ घने जंगल में पहुंच जाता है। फिर आखिरकार वो मुश्किल रास्ते तय करते हुए बिल्ली के पास भी पहुंच गया। बिल्ली ने उसे गाना चुनने को कहा और एमिलिया दुख भरा गाना चुनता है। जब बिल्ली ने गाना गाया तो एमिलिया भी उसके साथ गाना गाने लगता है, क्योंकि ये वही गाना था जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। बिल्ली ने देखा कि एमिलिया को इस गाने से कोई असर नहीं हो रहा, तो बिल्ली रोने लगती है और आखिरकार उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है।
पाइक को भी सीजर का जादुई मेंढक मिला, जिसने उसे कहा कि चलो मेरे साथ, क्योंकि शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। ये देखकर एमिलिया को कुछ समझ नहीं आती। तब पाइक एमिलिया को बताती है कि एक वक्त था जब सीजर ने मुझे शिकारी के जाल से बचाया था, इसलिए मुझ पर उसका कर्ज है और अब सीजर बदले में उससे शादी करना चाहता है, मुझे मजबूर कर रहा है। खैर एमिलिया और बिल्ली शाही महल पहुँच गयी, जहाँ प्रिंस राजकुमारी का हाथ मांग रहा था, मगर उसी वक्त एमिलिया बिल्ली के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। बिल्ली ने गाना शुरू किया और सब लोग अपने आप ही नाचने लगते हैं। राजा एमिलिया को हुक्म देता है कि वो बिल्ली को दूर ले जाए। राजा उसकी बहादुरी से मुतासिर होकर उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं, मगर राजकुमारी शर्त पूरी होने के बाद भी एमिलिया जैसे आम इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने एमिलिया को एक और मुश्किल टास्क देने का फैसला किया। राजकुमारी रात को अपनी मरी हुई माँ की आत्मा से मिली। उसकी माँ की आत्मा एमिलिया के लिए उसे मुश्किल काम बताती है। अगली सुबह प्रिंस राजा को मुतासिर करने के लिए अपना नया जादुई जूसर दिखाता है। इसके अंदर भी एक बोना आदमी था जो फ्रूट्स और सब्जियों का जूस बना कर बाहर निकालता था। और अब इस अनोखे जादुई जूसर को देखकर किंग काफी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान राजकुमारी भी वहाँ आ जाती है और अपनी अगली शर्त रख देती है। उसने कहा कि मुझे एक जादुई कपड़ा चाहिए जो टेबल पर रखते ही कोई भी खाने की चीज फौरन हाजिर कर दे। ये सुनकर किंग एमिलिया को बुलाता है और उसे इस कपड़े की तलाश का जिम्मा दे देता है। जल्दी ही एमिलिया और पाइक इस जादुई कपड़े की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में पाइक ने एमिलिया को बताया कि ये जादुई कपड़ा दो भाइयों के पास है। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी पर रुके और वहाँ रहने वाले बाबा जी से थोड़ा खाना मांगते हैं। बाबा उन्हें थोड़ा सा खाना दे देते हैं, ये कहते हुए कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इसीलिए बेटा ज्यादा खाना नहीं है, माफ कीजिएगा। ये सुनकर एमिलिया देखता है कि ये लोग कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और उसका दिल उनके लिए पिघल जाता है। मगर पाइक ने बाबा और उसकी वाइफ के प्यार और वफादारी की तारीफ की। वो कहती है कि आप दोनों एकदम सुई और धागे की तरह हैं, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। फिर वो दोनों काफी देर तक चलने के बाद पत्थरों के शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ दो आदमी लगातार खाते जा रहे थे। ये वही भाई थे जिनके पास कपड़ा था। वो दोनों खा कर अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि कोई आए और ये कपड़ा हमसे ले जाए। एमिलिया ने उनके पास जाकर कपड़ा चुराने की कोशिश की, मगर दोनों भाई उस पर नारियल से हमला कर देते हैं और उसे मार मार कर उन्होंने बेहोश कर दिया। फिर पाइक उनके पास जाकर उनसे पानी मांगती है। जब उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो याद करती है कि वो पहले बहादुर सिपाही हुआ करते थे जो तुर्की के सुल्तान का मुकाबला करते थे, मगर अब वो इतने मोटे हो चुके हैं कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो गया है। तो वो पाइक को कपड़ा ले जाने देते हैं, मगर आखिरी वक्त पर उनका इरादा बदल जाता है। पाइक एक बहुत चालाक लड़की थी। वो तेजी से कपड़ा और एमिलिया दोनों को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। जब एमिलिया को होश आता है तो वो अपनी होने वाली वाइफ राजकुमारी के लिए फूल तोड़ता है। पाइक उसे समझाने की कोशिश करती है कि राजकुमारी तुम्हें जान से मारना चाहती है और तुम हो कि उसके प्यार में इतना पागल हो रही हो, मगर एमिलिया उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने पाइक को राजकुमारी के लिए लिखी हुई अपनी पोएट्री शायरी सुनाई, जिसके आखिर में वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। इस पोएट्री ने पाइक के दिल को छू लिया। उसने देखा कि एमिलिया कितने जज्बात से भरा हुआ है और वो राजकुमारी से कितना प्यार करता है। वो उस पोएट्री में इतनी खो गई कि उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन तभी पाइक ने खुद को कंट्रोल किया और वो ख्यालों से बाहर आ गई। उसने कहा कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, ना कि उस घमंडी नकचढ़ी राजकुमारी से। अब जब वो कपड़ा लेकर शहर पहुंची तो किंग और राजकुमारी को भी खबर मिल जाती है कि एमिलिया कपड़ा लेकर वापस आ गई है। वो दोनों फौरन चौराहे पर पहुंची। उन्होंने देखा कि एमिलिया सारे शहर वालों को मुफ्त का खाना बांट रहा था। उस कपड़े की मदद से उसकी इस काम ने शहर में खुशियाँ फैला दी। सबने एमिलिया की दिल से बहुत तारीफ की। फिर राजकुमारी कहती है कि वो एमिलिया से शादी करने को तैयार है, मगर उसकी आखिरी शर्त ये है कि एमिलिया को मेरी मरी हुई माँ की आत्मा से हमारी शादी की इजाजत लेनी होगी। एमिलिया फिर से इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को पाइक ने उसे मरी हुई लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताया, लेकिन उसने एमिलिया को अलर्ट भी किया कि आज तक कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया। मगर एमिलिया फिर भी अपनी बात पर डटा रहता है। रास्ते में वो दोनों एमिलिया के डैड से मिलते हैं, मगर एमिलिया छुप रहा था ताकि उसके डैड को पता न चल जाए कि वो यहाँ है। इस दौरान उसके डैड ने पाइक के सामने एमिलिया के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें कही। जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि एमिलिया भी यही है और उन्होंने उसे आवाज लगाकर बुला लिया।
एमिलिया अपनी तमाम शरारतों के लिए उनसे माफी मांगता है और पाइक से अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगने का फैसला करता है कि उसके डैड की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। पाइक ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और उसके डैड बिल्कुल ठीक हो गए। जब वो दोनों नदी किनारे पहुंची तो एमिलिया पाइक का शुक्रिया अदा करता है और उसका स्कार्फ वापस कर देता है, लेकिन पाइक अब भी उसके साथ आगे बढ़ती रही। फिर वो दोनों मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ का राजा उनसे मिलने आया और पता चलता है कि पाइक उसकी बेटी है जो कभी अपने डैड के गुस्से की वजह से मछली बन गई थी। ये उस पर एक किस्म का कर्ज था, श्राप था। पाइक ने अपने डैड से कहा कि राजकुमारी की माँ की आत्मा को बुलाए और जब उसकी आत्मा आई तो पता चलता है कि उसे भूखे रहने की सजा मिली थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। एमिलिया ने राजकुमारी की माँ से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मगर वो इनकार कर देती है। पाइक के डैड को ये देखकर लगा कि उसे इस लड़के की मदद करनी चाहिए, तो उसने राजकुमारी का कर्ज श्राप हटाकर उसे खाना दिया जिससे वो शादी के लिए राजी हो जाती है। उधर राजा भी ये सब देख रहा था और वो खुशी से झूम उठता है। पाइक ने अपने डैड को अलविदा कहा, लेकिन वो कहती है कि यहाँ से निकलते ही एमिलिया ये सब भूल जाएगा जो वो यहाँ देख चुका है। ये सुनकर पाइक दुखी नजरों से एमिलिया को देखती है, फिर मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह जब एमिलिया की आँख खुली तो वो पाइक को भूल चुका था। वो वहाँ से भाग गया राजकुमारी के पास जाने के लिए और पाइक फिर से मछली बनकर पानी में चली जाती है। मगर राजकुमारी के पास जाकर एमिलिया उसे प्रपोज करने की बजाय ये कह देता है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन वो कौन है ये मुझे याद नहीं। ये सुनकर राजकुमारी ने खुशी खुशी एमिलिया को गिरफ्तार करवाने का हुक्म दे दिया। उसे चौराहे पर ले जाया जाता है जहाँ ऐलान होता है कि उसने जो भी कारनामे किए वो जादू की मदद से किए हैं, इसलिए अब राजकुमारी को धोखा देने के जुर्म में उसे मौत की सजा दी जाएगी। और ये सुनकर राजा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अपने आखिरी टाइम में एमिलिया अपना बचपन और अपने डैड के साथ गुजारा वक्त याद करता है। तभी अचानक पाइक दोबारा वहाँ आ जाती है और एमिलिया को छुड़ाने के लिए राजकुमारी को अपनी ताकत देने का वादा करती है, यानी कि वो उसकी 3 ख्वाहिशात पूरी करेगी। राजकुमारी तब खुशी खुशी एमिलिया को छोड़ देती है। वो अपनी पहली ख्वाहिश मांग कर खुद को रानी बना लेती है। फिर वो अपने डैड से उनका ताज छीन लेती है और उन्हें एक टावर में कैद करवा देती है। अब राजकुमारी की दूसरी ख्वाहिश थी कि वो इंग्लैंड की राजा की वाइफ बन जाए और उसी वक्त इंग्लैंड की राजा शादी का पैगाम उसके लिए ले आते हैं, यानी उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। उधर एमिलिया अपने घर पहुंचकर उस लड़की को याद करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे प्यार हुआ था। जब अचानक उसके डैड ने सुई और धागे की बात की तो इस हीरो एमिलिया का दिमाग चल गया और उसे समझ आ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पाइक है। मैं पाइक से ही प्यार करता हूँ। वो ये समझ गया था कि असली खुशी किसी और को खुशी देने में है, ना कि सिर्फ अपने लिए खुश होने में। उसे पाइक के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आने लगते हैं और अब वो फौरन शहर की तरफ निकल जाता है। उसके डैड और 2 भाई भी उसके साथ चल दिए। उन चारों ने महल का दरवाजा तोड़ दिया और एमिलिया पाइक को ढूंढना शुरू कर देता है। पाइक को यकीन नहीं हुआ कि एमिलिया मुझे पहचानता है, मगर तभी राजकुमारी बीच में आ जाती है। उसने कहा कि वो पाइक की तरह जादूगर नहीं बनना चाहती है। ये सुनकर पाइक ने समझ लिया कि ये उसकी तीसरी ख्वाहिश थी और उसे पूरा कर देती है। और तभी अचानक राजकुमारी भी एक मछली बन जाती है पाइक की तरह। अब जाकर राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसकी ताकतें अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की ख्वाहिशात ही पूरी कर सकती थी। फिर राजकुमारी अपने एक नौकर को बुलाती है और कहती है कि वो ये ख्वाहिश मांगी कि मेरी शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। जैसे नौकर ने ये ख्वाहिश मांगी, अचानक समंदर से सीजर निकलकर बाहर आया और राजकुमारी को अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि असल में इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर राजा सीजर ही था। ये पल राजकुमारी के लिए एक नई शुरुआत थी। राजकुमारी अब समझ गई थी कि ताकत और ख्वाहिशात से कभी असली खुशी नहीं मिलती। पाइक का मछली वाला कर्ज खत्म हो जाता है और एमिलिया ने उसके पास जाकर उसे अपनी वही पुरानी पोएट्री सुनाई जो उसने कभी लिखी थी। पोएट्री ने उन दोनों के दरमियान एक नए रिश्ते की शुरुआत की। फिर आखिर में उसने पाइक को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दोनों ने शादी कर ली और वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। जहाँ अपने प्यार और खुश भरी जिंदगी की वो शुरुआत करने वाली थी, वो दोनों बहुत खुश थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।